नमस्कार। अकाउंटिंग में गैप्स, प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड्स के बारे में स्टडी करेंगे। पीजीटी कॉमर्स टॉपिक वाइज स्टडी का पार्ट 61 है। ये सीरीज महत्वपूर्ण है पीजीटी कॉमर्स के एग्जाम्स के लिए, चाहे नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, DSSSB या हरियाणा एस्टेट या आरपीएससी, यूपी पीजीटी, टीजीटी, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें हम अकाउंटिंग के थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को समझेंगे। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, चूंकि प्रोसेस है इसलिए इसके दो एस्पेक्ट हो जाते हैं। एक तो है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट और दूसरा है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट किसी भी चीज का, किसी भी सब्जेक्ट का वो होता है जिसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, यानी कि जब अकाउंटिंग को जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो उसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बोलते हैं। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट या थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का मतलब होता है उन सिद्धांतों से, उन थ्योरीज से, उन प्रिंसिपल्स से, उन रूल से, उन रेगुलेशंस से जिनकी मदद से हम इन प्रैक्टिस अकाउंटिंग करते हैं, यानी कि अकाउंट्स तैयार करते हैं। तो यही उन थ्योरीज को, उन प्रिंसिपल्स को, उन स्टैंडर्ड्स को हम पढ़ने वाले हैं थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के अंतर्गत। किसी भी पर्सन को जो अकाउंटिंग की स्टडी करता है या अकाउंटिंग करना चाहता है या अकाउंटेंसी पढ़ना चाहता है, उनके लिए जरूरी है यह जानना कि इसके पीछे जो थ्योरेटिकल बेस है वो क्या है, क्योंकि हम जो भी न्यूमेरिकल एस्पेक्ट करते हैं उसके लिए हमें थ्योरेटिकल जानकारी होना बहुत जरूरी है। थ्योरी का मतलब क्या है? थ्योरी का मतलब है सिद्धांत, सिद्धांत का मतलब प्रिंसिपल्स जो हमको गाइड करते हैं। तो इसी के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। अकाउंटिंग में जब हम अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो एक टर्म आती है जो सबसे ज्यादा यूज होती है, गैप। इस पूरे टॉपिक में मैं थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के बारे में बात करूंगा, समझाऊंगा, और आपको अकाउंटेंसी का जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है वो पूरे इस वीडियो के बाद बहुत ही आसान लगेगा। इस कॉन्सेप्ट को हम बिल्कुल एक बातों के माध्यम से, जैसे मैं आपको कोई एक स्टोरी बता रहा हूं उस तरीके से बताऊंगा। आप ध्यान से सुने इसको तो आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए, जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हमारे पास एक क्लियर विजन होना चाहिए कि हम अपनी अकाउंटिंग को किस तरीके से करेंगे, अकाउंटिंग कैसे तैयार करेंगे। कोई भी चीज जब हम तैयार करते हैं तो हमारे पास जानकारी होनी चाहिए कि उसके लिए हम किन रूल्स का पालन करेंगे। यहाँ पे रूल्स का मतलब अकाउंटिंग के उन सिद्धांतों से है, उन प्रिंसिपल से है जिनका अकाउंटेंट पालन करते हैं, जिसकी मदद से वो अकाउंटिंग कर पाते हैं और अकाउंट्स बना पाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा प्रचलित जो शब्द है गैप, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में आता है अकाउंटेंसी के में। इस गैप का मतलब क्या है? गैप का मतलब है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, यानी कि अकाउंटिंग के वैसे प्रिंसिपल वर्ड का अगर मैं मीनिंग देखूं तो प्रिंसिपल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? प्रिंसिपल का मतलब होता है सामान्य दिशा निर्देश, जो हमें काम करने के दौरान यह बताते हैं कि हमें उस काम को किस तरीके से करना है। तो किसी भी चीज के जो प्रिंसिपल होते हैं वो उस चीज से रिलेटेड उसके गाइडलाइन होते हैं, वो गाइड करते हैं हमको काम करने के दौरान। तो वैसे ही अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल हैं वो अकाउंटेंट को गाइड करते हैं कि किस तरीके से वो अकाउंट्स बनाएगा। अब ऐसे प्रिंसिपल्स जो अकाउंटिंग में एक्सेप्ट कर लिए गए हैं जनरली का मतलब होता है कि जिनको आमतौर पे सभी अकाउंटेंट स्वीकार करते हैं कि हमको अकाउंट तैयार करने के लिए इन प्रिंसिपल्स का पालन करना चाहिए। तो ऐसे प्रिंसिपल्स जो जनरली एक्सेप्ट कर लिए गए हैं अकाउंटेंट्स के द्वारा, यानी कि सामान्य तौर पर स्वीकार किए गए अकाउंटेंसी के सिद्धांत ही गैप कहलाते हैं। ये वो बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं या गाइडलाइन हैं जो फ्रेमवर्क जो प्रोवाइड करते हैं, ऐसा फ्रेमवर्क, एक ऐसा ढांचा देते हैं अकाउंटिंग के प्रोफेशन में, यानी कि जो लोग अकाउंटिंग का काम करते हैं उनको उनके पेशे में ऐसा ढांचा मिलता है इन गैप की वजह से, जिससे कि वो अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को ट्रांसपेरेंट तरीके से और कंपेरेबल तरीके से कर पाते हैं। ट्रांसपेरेंट मतलब जिसमें कोई छुपा ना रहे, कुछ संदिग्ध ना रहे, एकदम क्लियर रहे, सबको देखे, कंपेरेबल हो, जिसकी तुलना कर सकें, ताकि वो विश्वसनीय भी बने। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो वर्ड है इसका मतलब यहाँ पे ये है कि एक्चुअली जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो शुरू में हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं,
जब रिकॉर्ड करके हम रिकॉर्ड्स तैयार कर लेते हैं तो अल्टीमेटली वो रिकॉर्ड्स अगर केवल रिकॉर्ड्स रहे तो उनका कोई यूज नहीं है। एक्चुअली जो रिकॉर्ड्स हमने तैयार किए हैं बाद में उन रिकॉर्ड्स को हम प्रोवाइड कराते हैं उन लोगों को, उन यूजर्स को जो हमारी अकाउंटिंग से जानकारी लेना चाहते हैं, जैसे मैनेजमेंट है या गवर्नमेंट है या मार्केट है या इन्वेस्टर्स हैं या बैंक्स हैं या कोई भी है जो हमारे अकाउंटिंग में रुचि रखता है। जब हम उन सबको जानकारी प्रोवाइड कराते हैं तो जानकारी प्रोवाइड करने के जो तरीके हैं उनको हम कहते हैं रिपोर्टिंग करना। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के माध्यम से हम अपने संस्था के फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं यूजर्स को। अब बात आती है गैप में शामिल क्या होता है। तो ब्रॉडली गैप में शामिल की जाती हैं दो चीजें, एक तो बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यानी कि अकाउंटिंग के जो आधारभूत सिद्धांत हैं, एक तो वो आते हैं इसमें गैप में। दूसरे आते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो किसी देश की अकाउंटिंग बॉडी के द्वारा इश्यू किए जाते हैं। हर देश में अकाउंटिंग का अलग अलग तरीका हो सकता है, उनके ट्रेडिशन से यानी कि कन्वेंशनल बेसिस पे हर देश में कुछ तौर तरीके होते हैं जो पुराने समय से अपनाए जा रहे होते हैं, उनको उन देश में अपनाया जाता है वहां की अकाउंटेंसी तैयार करने के लिए, अकाउंटिंग तैयार करने के लिए। तो वो उन्हीं को गैप बोला जाता है। हर देश के अपने गैप हो सकते हैं, इंडियन गैप हो सकते हैं, यूएस गैप हो सकते हैं, अन्य किसी देश के अपने गैप हो सकते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब बात आती है कि ये दो हिस्सों में, हमने कहा कि दो हिस्सों में मुख्य तौर पर बढ़ जाते हैं, एक तो बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, दूसरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वो हैं जो समय के साथ साथ अकाउंटेंट्स ने अपनी प्रैक्टिस के दौरान उचित पाए, सही पाए और धीरे धीरे उनका सब लोगों ने पालन करना शुरू कर दिया, वो बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में किसी देश की जो अकाउंटिंग बॉडी होती है, जैसे इंडिया में ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, भारत में जो लोग अकाउंटिंग का प्रोफेशन करते हैं उनमें सबसे जो उच्च कोटि की डिग्री है वो होती है CA चार्टर्ड अकाउंटेंट, और चार्टर्ड अकाउंटेंट जो संस्था कराती है उसको बोलते हैं हम ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो ये जो ICAI है ये अकाउंटिंग के मामले में इंडिया में, अकाउंटिंग के मामले में इंडिया में टॉप बॉडी है। यही बॉडी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में हम डिटेल में अभी कुछ देर में समझेंगे इसी वीडियो में। तो अब पहला हिस्सा अभी हम समझेंगे बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में। तो गैप के पहले हिस्से के तौर पे हम समझेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं। प्रिंसिपल जैसे कि इनके बारे में अभी बात की हमने, प्रिंसिपल का मतलब होता है सामान्य दिशा निर्देश यानी कि गाइडलाइन जो हमको गाइड करते हैं हमारे काम में। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल मैनेजर को गाइड करते हैं, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल अकाउंटेंट को गाइड करते हैं, इकोनॉमिक के प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट को गाइड करते हैं। तो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हम पढ़ रहे हैं, तो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल वो जनरल गाइडलाइन है जो कंपनीज को उनके फाइनेंशियल डेटा को रिपोर्ट करने में मदद करते हैं। फाइनेंशियल डेटा को रिपोर्ट करने के लिए कंपनी क्या करती है, अकाउंट्स प्रिपेयर करती हैं। अकाउंट्स प्रिपेयर करने में मदद क्या करते हैं, उनके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स करते हैं। अब ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं इनको भी मोटे तौर पे दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। हालांकि ऐसा कोई स्टैंडर्ड डिवीजन नहीं है, लेकिन आमतौर पे हम अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको दो रूप में देखते हैं, एक होता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, एक होता है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। इसके अलावा इनको अकाउंटिंग के पोस्टुलेट्स भी कहा जाता है और भी कोई इनके नाम हो सकते हैं। इसके ऊपर जो अकाउंटेंट्स हैं, क्योंकि इसमें पहले बात आई गई गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल यानी कि कोई स्पेसिफिकली रूल नहीं है, कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, वो जनरली एक्सेप्टेंस है अकाउंटेंट्स की। तो इस मामले में मोटे तौर पे अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं वो दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं, एक है अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट और दूसरे हैं अकाउंटिंग के कन्वेंशंस। अलग अलग बुक्स में अलग अलग थिंकर्स की इस बारे में अलग अलग राय भी हो सकती है, मैंने एक जनरल राय रखी है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो होते हैं इसका मतलब होता है, कॉन्सेप्ट का मतलब कि ऐसे बेसिक एजम्पशन जो एक बेस की तरह काम करते हैं अकाउंटिंग में बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए और अकाउंट्स तैयार करने के लिए। यानी कि ऐसी आधारभूत मान्यताएं जो अकाउंट तैयार करने में एक बेस की भूमिका अदा करती हैं, उनको हम अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स कहते हैं। दूसरा है अकाउंटिंग के कन्वेंशन।
कन्वेंशन जो वर्ड है इसका मतलब होता है जो चीज पुराने समय से चली आ रही हो, यानी कि ऐसे कस्टम्स या ऐसे ट्रेडिशंस जो अकाउंटिंग के पेशे में धीरे धीरे बन गए हैं। यानी कि हमारे से पहले वाले अकाउंटेंट किसी खास कस्टम को अपनाते थे, हमने भी वो कस्टम अपनाई और धीरे धीरे वो हमारी एक कन्वेंशन बन गई। यानी कि परंपरागत तौर पे हम अकाउंटिंग के इन तौर तरीकों को अपनाते रहे हैं और धीरे धीरे वही हमारे अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स भी बन जाते हैं। अकाउंटिंग रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करने में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट तैयार करने में ये कन्वेंशंस हमारी मदद करते हैं। सामूहिक तौर पे मैं कहूं तो अकाउंटिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं और अकाउंटिंग के कन्वेंशंस हैं, इनका मीनिंग केवल इतना जानना पर्याप्त है। इसके अलावा बहुत ज्यादा डिटेल में अलग अलग जो थिंकर्स हैं वो कई दफे कॉन्सेप्ट्स की जगह कन्वेंशन लिख देंगे, कन्वेंशन की जगह कॉन्सेप्ट लिख देंगे। इनका केवल मतलब जान लें, बाकी जितने भी हैं हम उनको इन डिटेल और इन जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स नाम से ही संबोधित करेंगे। जैसे मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, इनको हम मेजर कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं, इनको मेजर हम कन्वेंशंस भी कह सकते हैं। सबसे पहला आता है, अब इसमें भी कोई सीक्वेंस नहीं है पहला और पिछला, मैंने ये ऐसे ही सेटल कर दिए हैं, इनमें कोई सीक्वेंसिंग की जरूरत नहीं रहती है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल, एक्रूअल प्रिंसिपल। एक्रूअल प्रिंसिपल क्या कहता है? एक्रूअल को कहते हैं हिंदी में उपार्जन या अर्जन। एक्रूअल प्रिंसिपल ये कहता है कि जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस हैं यानी कि जो लेन देन के लेखे जब हम करते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है अकाउंटिंग पीरियड में जिसमें वो एक्चुअली अकर हुए हों, ना कि यह देखकर कि किस में वो एक्चुअली प्राप्त हुए हैं या पे किए हैं। मतलब एक्रूअल प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मान लो बैंक में हमारे पैसे जमा हैं अब, और बैंक में पैसे जमा रहते हुए हमारा 31 मार्च आ चुका है और हमको अकाउंट क्लोज करने हैं, तो 31 मार्च को हम देखेंगे कि बैंक में हमारे जमा पे कितना ब्याज बन चुका है एक्चुअल में, चाहे वो ब्याज हमको मिला है या नहीं मिला है, लेकिन हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे और 31 मार्च तक का जो ब्याज है उसको अपनी इनकम मानेंगे। उसको हम एक्रूड इंटरेस्ट बोलते हैं, अर्जित ब्याज, और उसको हम इनकम साइड में दिखाते हैं। तो ये एक्रूअल प्रिंसिपल की वजह से, क्योंकि एक्रूअल प्रिंसिपल ये कहता है कि सही लाभ या सही हानि जानने के लिए हम जिस अवधि के अकाउंट्स बनाते हैं एक्चुअल में उस अवधि से संबंधित खर्चों को हम डेबिट में और उस अवधि से संबंधित इनकम को हम क्रेडिट में रखते हैं। तो हमें उस पर्टिकुलर पीरियड पे जाना है। जैसे मान लो अगर हम 2020 के अकाउंट बना रहे हैं 2020 के, तो 2020 से रिलेटेड जो सैलरी है वो हमको खर्चा दिखाना ही होगा, चाहे वो सैलरी हमने दी है और चाहे वो किसी कारण से अभी अनपेड रह गई है, यानी कि अभी हम बाद में देंगे। ठीक वैसे ही 2020 का अगर कोई इंटरेस्ट हमने पे किया है या अभी पे नहीं किया है, हम बाद में पे करेंगे, यानी कि वो आउटस्टैंडिंग है, देना बाकी है, तो भी हम उस इंटरेस्ट को खर्चा दिखाएंगे। तो इसको कहते हैं एक्रूअल प्रिंसिपल। सही लाभ या सही हानि जानने के लिए एक्रूअल प्रिंसिपल का पालन करना अकाउंटेंसी के केस में जरूरी होता है। नेक्स्ट है कंजर्वेटिव या प्रूडेंस प्रिंसिपल। कंजर्वेटिव या प्रूडेंस, इसको हम रूढ़िवादिता की अवधारणा भी कहते हैं, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। इसके लिए एक टर्म यूज की जाती है प्लेइंग सेफ, यानी कि सुरक्षित तरीके से प्ले करें बिजनेस में। इसके पीछे जो मेन फंडा है वो क्या है, वो ये है कि प्रोवाइड फॉर प्रोबेबल एक्सपेंसेस, यानी कि कोई संभावित खर्चे हैं तो उनके लिए प्रावधान कर लीजिए, मतलब उनको एक खर्चे की तरह मानिए और अपने लाभों को घटाइए। बट रिकॉर्ड रेवेन्यूज ओनली व्हेन यू आर श्योर दैट दे विल अकर। लेकिन किसी इनकम को तभी इनकम माना जाए, किसी रेवेन्यू को तभी रेवेन्यू माना जाए जब आप श्योर हो जाएं कि यह अकर होना निश्चित है। तो इसको हम कहते हैं प्रूडेंस प्रिंसिपल, सेफ रखने के लिए। मतलब अपनी इनकम को बढ़ा चढ़ाकर मत दिखाइए, लेकिन अगर खर्चे की संभावना लग रही है तो खर्चे को जरूर रिकॉर्ड करिए। ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी है जिसकी वजह से हम प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को रिकॉर्ड करते हैं या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को रिकॉर्ड करते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मतलब ऐसे डेट, मतलब हमारी ऐसी उधारी जिन पे हमें डाउट है कि पता नहीं वो पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अगर हमें डाउट है तो हम उसके लिए प्रोविजन बना लेते हैं। प्रोविजन बनाने का मतलब होता है कि हम अपने प्रॉफिट में से इतना पैसा घटा के रख लेते हैं कि पता नहीं ये पैसा डूब ना जाए, तो करंट प्रॉफिट में से ही हमने ये पैसा घटा लिया। यही है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल जो है
ये कहता है कि एक बार अगर हमने अकाउंटिंग में कोई प्रिंसिपल या कोई मेथड अपना लिया तो हमको लगातार उसको अपनाते रहना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। हमारे कंसिस्टेंसी अगर रहेगी तो हमारे अकाउंट्स ज्यादा रिलायबल रहेंगे। एक अवधि के अकाउंट्स को आने वाली अवधि के अकाउंट से आसानी से हम मैच कर सकते हैं। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि हर हाल में हमें बिल्कुल वही स्टाइल अपनानी होगी जो स्टाइल हमने पहले अकाउंट्स में अपनाई हुई है। हमें कोशिश करनी चाहिए वही तरीका अपनाने की, वही मेथड अपनाने की, वही रूल अपनाने की। लेकिन अगर मान लो कोई नया रूल अपनाने से हमारे अकाउंट और अच्छा रिलायबल रिजल्ट दे सकते हैं, तब हमको मेथड में चेंज भी करना पड़ सकता है और कर लेना चाहिए, उपयुक्त कारण बताते हुए। नेक्स्ट है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है, इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है, कि अगर कोई फिक्स्ड एसेट बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड की जा रही है तो उसका बेस ओरिजिनल कॉस्ट ही होना चाहिए। मतलब जिस कॉस्ट पे ओरिजिनली हमने उसको कभी खरीदा था फर्स्ट ईयर ऑफ अकाउंटिंग में, और बाद के वर्षों में भी हम बेस वही ओरिजिनल कॉस्ट रखेंगे, उसमें से डेप्रिसिएशन घटाते चले जाएंगे। इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि एग्जांपल के माध्यम से, कि जैसे मान लो कोई मशीन किसी बिजनेसमैन ने 10 लाख की खरीदी, तो अब अपनी बुक्स में वो 10 लाख ही दिखाएगा। हो सकता है कि 10 लाख की हमने जिस दिन खरीदी उससे अगले दिन उस मशीन की कीमत 9 लाख हो जाए, कम होकर के हो सकता है उस मशीन की कीमत अगले दिन 11 लाख हो जाए। लेकिन जब हम अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो उसकी मार्केट वैल्यू को ध्यान में नहीं रखेंगे, हम इस वैल्यू को ध्यान में रखेंगे जिस वैल्यू पे इस एसेट को खरीदा गया था। इसी को कहते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट। और आने वाले वर्षों में भी हम इस 10 लाख पे ही डेप्रिसिएशन लगाते जाएंगे, 1 लाख 2 लाख या जितना भी लगाएंगे, उचित आधार पर डेप्रिसिएशन लगाने के बाद बाकी जो बुक वैल्यू रहेगी उसको बुक्स में दिखाया जाएगा, यानी कि आधार कॉस्ट ही रहना है। नेक्स्ट है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग का ये कहता है कि हम किसी भी ट्रांजैक्शन को जब रिकॉर्ड करते हैं तो 2 एस्पेक्ट अपनाते हैं, उसके 2 तरफा हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, एक डेबिट में एक क्रेडिट में। मतलब हर एक क्रेडिट के लिए एक कॉरस्पॉन्डिंग डेबिट होना जरूरी होता है। अगर हम गुड्स खरीदते हैं तो उसमें 2 एस्पेक्ट हमेशा हमें ढूंढ रहे हैं कि जब गुड्स खरीदेंगे तो एक तरफ तो हमारे पास स्टॉक बढ़ जाएगा, यानी कि हमारा परचेज अकाउंट डेबिट से हो जाएगा, दूसरी तरफ हमारा कैश कम हो जाएगा। तो एक अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा और दूसरा अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में। नेक्स्ट है फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट ये कहता है अकाउंटिंग में कि हमें फुल डिस्क्लोज करना चाहिए, यानी कि जो हमारे पास जानकारी है उनका पूरी तरह से अकाउंट में वर्णन होना चाहिए। हालांकि यहाँ पे यह बात ध्यान रखने की है कि हमको वैसी इंफॉर्मेशन रिवील करनी है, यानी कि दिखानी है, प्रकट करनी है जो मटेरियल वैल्यू की हो। मटेरियल वैल्यू का मतलब होता है कि जो इंफॉर्मेशन इस प्रकार से महत्व रखती हो कि क्रेडिटर और डेटर डिसीजन लेने में उससे प्रभावित होते हों। तो ऐसी सभी जानकारियां हमें पूरी तरह से अपनी बुक्स में दिखानी चाहिए, यही कहता है फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट के अनुपालन के लिए ही हम कंटिंजेंट एसेट और कंटिंजेंट लायबिलिटीज को बैलेंस शीट के नीचे या P&L के नीचे नोट्स के तौर पे दिखाते हैं। यानी कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेते हैं तो कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होती हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर नहीं आती हैं, तो हम उनको बाद में नोट्स के रूप में दिखाते हैं ताकि हमारी जानकारी जो है वो पूरी तरह से डिस्क्लोज हो, पूरी तरह से ओपन हो, सबको जानकारी मिले। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अब गोइंग कंसेप्ट प्रिंसिपल का हो या कॉन्सेप्ट का हो, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब किसी व्यवसाय के हम अकाउंट्स बनाते हैं, अकाउंट्स तैयार करते हैं, तो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि यह बिजनेस कंटिन्यू करेगा एक फेयरली लॉन्ग टाइम, यानी कि सफिशिएंट लंबे समय तक ये व्यवसाय चलता रहेगा और इसके जो बिजनेस कमिटमेंट्स हैं या ऑब्लिगेशंस हैं उनको ये कैरी करेगा। मतलब इस व्यवसाय की जो लायबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है, उनको ये लंबे समय तक पूरा करेगा। बिजनेस हाल फिलहाल में बंद होने वाला नहीं है। यही कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से हम एक्सपेंसेस को 2 हिस्सों में बांट देते हैं। एक होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस और दूसरे होते हैं कैपिटल एक्सपेंसेस। कैपिटल एक्सपेंसेस में इसीलिए बांटते हैं कि ऐसे एक्सपेंसेस जिनका बेनिफिट हमें लंबे समय तक मिलेगा, क्योंकि हमारा बिजनेस लंबे समय तक चलेगा, इसीलिए उनका बेनिफिट भी हमें लंबे समय तक मिलेगा। यही मूल है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का और यही कारण है कि हम ऐसे एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस ना मान करके हम उनको फिक्स्ड एसेट मान लेते हैं। जैसे बिल्डिंग
पे हमने खर्च किया, बिल्डिंग बनाई, हमने फर्नीचर खरीदा, हमने कार खरीदी, तो हम सोचते हैं हमारा व्यवसाय तो लंबे समय तक चलेगा, इसलिए ये बिजनेस, ये हमारा जो बिल्डिंग है, हमारी जो कार है, हमारे जो ट्रक्स हैं, हमारे जो फर्नीचर हैं, ये लंबे समय तक यूज करेंगे हम अपने बिजनेस में। और यही कारण है कि हम इनको एसेट के तौर पे लंबे समय तक अपने बुक्स में दिखाते रहते हैं। हाँ, क्योंकि ये खर्चा होता है, कैपिटल खर्चा होता है, इसलिए धीरे धीरे कई वर्षों में हम इसको डेप्रिसिएशन के नाम पे राइट ऑफ भी करते जाते हैं। डेप्रिसिएशन जो लगाते हैं उसका कारण यही होता है। जैसे मशीन खरीदी और हमें उम्मीद है कि यह मशीन, हमारा बिजनेस तो लंबे समय तक चलेगा, लेकिन यह मशीन 10 साल तक चलेगी, तो हम उस मशीन को 10 साल में उसकी कॉस्ट को बांट देते हैं। 10 लाख की मशीन को हम हर साल 1-1 लाख कम करते चलते हैं। यही जो 1 लाख हम कम करते हैं, ये उसका डेप्रिसिएशन होता है। नेक्स्ट है मैचिंग प्रिंसिपल। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी पर्टिकुलर पीरियड के जो रेवेन्यू है वो उसी पीरियड के एक्सपेंसेस के मैच करने चाहिए, यानी कि उनका मेल होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि जिस अवधि की रेवेन्यू हम रिकॉर्ड कर रहे हैं बुक्स में, उसी अवधि के हम एक्सपेंसेस को भी रिकॉर्ड करते हैं, संबंधित एक्सपेंसेस को। ये मैचिंग प्रिंसिपल कहलाता है। यही प्रिंसिपल की वजह से अगर हमने करंट ईयर यानी कि 2019 में, अगर हमने 2019 में सेल किया कुछ गुड्स को और उनको क्रेडिट सेल किया, तो हम 2019 में, क्योंकि सेल चाहे कैश है या क्रेडिट है, उसको इनकम में दिखा देते हैं। तो अगर ये 2019 में जो उधार सेल हुई है, इसके जो डेटर हैं उनसे 20 में 21 में कभी वसूली होगी, पैसे की बाद में होगी। तो अगर हमें डाउट है कि 20 में हो सकता है हमारे ये जो सेल हमने जिनको किया 2019 में, इनमें से कुछ ग्राहक 20 में जाकर के हमारा पैसा डुबा दें, ना पे करें, तो हमें लॉस हो जाएगा। तो उस लॉस को हम 2020 का वेट नहीं करते, हम मैचिंग कॉन्सेप्ट का ध्यान रखते हुए कि भाई 2019 की जो क्रेडिट सेल है उसका इनकम हमने 2019 में दिखाया है। तो अगर ये 2019 की जो सेल है और इसके डेटर 2020 में हमें पैसा देने से मना करते हैं, तो वह लॉस 2020 का नहीं है, एक्चुअल में वो 19 का है। और इसीलिए हम इस सेल से पीरियड का, जो सेल का पीरियड है, इससे हम इस सेल से रिलेटेड जो लॉस हो सकता है, जो प्रोबेबल लॉस है, जिसको हम डाउटफुल डेट बोलते हैं, जिनको हम संदिग्ध ऋण बोलते हैं, ऐसा ऋण जिस पे हमें संदेह हो सकता है डूब ना जाए, तो हम एक आइडिया लगा करके, एक अनुमान लगा करके उसकी अनुमानित कीमत निकाल लेते हैं। 5%, 2%, 4% डेटर डूब सकते हैं। उस डाउटफुल डेट को हम 2019 के ही खर्चों में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नाम से यहाँ पे डेबिट में दिखा देते हैं। यही कारण है। नेक्स्ट है मेटीरियलिटी। मेटीरियलिटी जो कॉन्सेप्ट है ये कहता है कि जितनी भी मेटीरियल फैक्ट हैं, यानी कि मेटीरियल का फैक्ट का मतलब हो गया ऐसे फैक्ट जो डिसीजन लेने के लिए महत्वपूर्ण है। यही है मेटीरियल का मतलब। मेटीरियल फैक्ट मतलब ऐसी सूचनाएं, ऐसी जानकारियां जो डिसीजन लेने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण है, उनका डिसीजन पर प्रभाव पड़ सकता है, वो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड अवश्य किए जाने चाहिए। अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करना चाहिए इंपोर्टेंट डेटा, और जो इनसिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है उनको छोड़ देना चाहिए। मतलब इसका मतलब ये भी है कि अगर ऐसी इंफॉर्मेशन जो इमैटेरियल टाइप की होती है उनको इग्नोर करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लिखते हैं कि भाई स्टेशनरी का, हम देखते हैं आमतौर पर जब भी हम लोग जब अकाउंट्स बनाते हैं तो हम स्टेशनरी को लिख देते हैं क्या, रेवेन्यू खर्चा मानते हैं। मतलब अगर हमने 2019 में स्टेशनरी के आइटम खरीदे, पेन, कॉपी, रजिस्टर, पेंसिल, 200 रुपए के, 400 रुपए के स्टेशनरी के आइटम, तो हम क्या करते हैं, 200 रुपए को 2019 में पूरा खर्चा दिखा देंगे। इनको हम फिक्स्ड एसेट की तरह, फर्नीचर की तरह ऐसा नहीं करते कि भाई कोई स्टेशनरी बच गई। जैसा हमने पता किया कि 2019 के लास्ट में साहब हमारे पास तो 200 की स्टेशनरी थी, इसमें से 1-2 पेन बच गए हैं, कुछ 1-2 कॉपी बच गई हैं, तो उनको कभी हम स्टॉक में नहीं लिखते। हम क्या करते हैं, हम उसको पूरा का पूरा खर्चा 2019 का स्टेशनरी का नाम पे दिखा देते हैं। कारण क्या है, क्योंकि ये मटेरियल नहीं है, ये इंफॉर्मेशन ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए हम इनको पूरे को एक ही बार में खर्चा दिखा देते हैं। नेक्स्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अकाउंटिंग में केवल उन्हीं बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना होता है जिनको हम मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि दिखा सकते हैं मुद्रा के रूप में कि ये 10,000 की एसेट है, ये 20,000 की एसेट है। अगर कोई एसेट ऐसी है जिसको हम रुपयों में नहीं माप सकते तो हम उसको बुक्स में नहीं दिखा सकते। जैसे ऑनेस्टी, अगर एम्प्लॉय की किसी की ऑनेस्टी है, अब एम्प्लॉय, जाहिर सी बात है एम्प्लॉय अगर ऑनेस्ट होंगे तो यह संस्था के लिए बहुत बड़ी एसेट है,
बहुत बड़ा फायदा है। लेकिन हम एम्प्लॉय की ऑनेस्टी को क्वांटिफाई नहीं कर सकते, हम मनी में मेजर नहीं कर सकते, इसलिए उसको बुक में लिख भी नहीं सकते। नेक्स्ट रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, या इसको हम रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। यह कॉन्सेप्ट, यह प्रिंसिपल यह कहता है कि रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज किया जाएगा जब इसको अर्न किया जाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग में, कि हम वाकई में रेवेन्यू कब माने, कब रिकॉग्नाइज करें। रेवेन्यू का मतलब होता है अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम सेल, हम उसको रेवेन्यू कब माने, हम कब माने अपनी बुक्स में कि उसको हम रेवेन्यू के नाम पे दर्ज कर लें। तो इसके बारे में स्पष्ट निर्देश है कि जब ये अर्न किया जाए। अर्न मतलब कमाना। अब अर्न करने का मतलब हम इसको एक और तरीके से भी बोलते हैं कि जरूरी नहीं है कैश में मिल जाए, कोई जरूरी नहीं है। एक्चुअल में रेवेन्यू तब माना जाएगा जब हमें उस अमाउंट को अर्न करना हम मान लें, मतलब हम उसको कानूनी हक रख लें उस पर अपना कि भाई अब हमें ये अमाउंट मिलेगा। जैसे हम कमीशन पे काम करते हैं, तो हमने अपनी सर्विस दे दी, काम हो गया, तो हमारा कमीशन ड्यू हो गया। हो सकता है कमीशन अभी नहीं मिला हो हमें, लेकिन हम उसको इनकम मान लेंगे क्योंकि ये अर्न हो गई है। ठीक वैसे ही जब हम किसी व्यक्ति से काम कराते हैं और उसको हम लेबर को वेजेज देते हैं, मजदूरी देते हैं या सैलरी देते हैं, अब मान लो हमने उससे काम करा लिया लेकिन वेजेज अभी नहीं दी, तो कोई बात नहीं, लेकिन काम तो हमने करा लिया, अर्न तो उसका हो गया। मतलब हम खर्चे को भी ऐसे ही लिखते हैं, ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट जो खर्चे और इनकम दोनों पे लागू होगा, कि जब उसका पैसा अर्न हो गया, भाई जो लेबर है उसका तो अर्न हो गया पैसा, हमने उससे काम कर लिया, दिया चाहे नहीं दिया, तो हम उसको क्या लिखेंगे, हम इसको अपना खर्चा लिखेंगे। ठीक वैसे ही मान लो हमने किसी लेबर को एडवांस में वेजेस दे दिया, तो हम उसको खर्चा नहीं लिखेंगे, एडवांस तो लिख सकते हैं लेकिन खर्चा नहीं लिखेंगे। खर्चा कब लिखेंगे, जब हम उस लेबर से काम कराएंगे, यानी कि जब वाकई में वो पैसा वो अर्न करेगा हमारा, तब वो खर्च होगा। नेक्स्ट है सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल। सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल यह कहता है कि बिजनेस के केस में कोई भी बिजनेस का मतलब यहाँ पे किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से है, और उस बिजनेस का ओनर हमेशा दो अलग अलग इकाइयां अपने आप में, दो अलग अलग इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस रखने वाली संस्थाएं हैं। इसी का मतलब होता है सेपरेट एंटिटी। तो अकाउंटिंग में सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट पालन होता है। इसका मतलब यह है कि अगर ओनर बिजनेस से सामान कुछ ले रहा है तो हम उसको ओनर का पर्सनल मानते हैं, और बिजनेस के यहां से उसकी कैपिटल को हम कम कर देते हैं। यही कारण है कि जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, क्योंकि सेपरेट एंट्री कॉन्सेप्ट है, यही कारण है जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो लायबिलिटी साइड में आपने देखा होगा कि जो कैपिटल है ओनर की, ओनर ने जो पैसा लगाया हुआ है फर्म में, उसको हम कैपिटल को लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। उसका कारण क्या है, क्योंकि हमें पता है कि सेपरेट एंटिटी है ओनर, तो ओनर ने जो पैसा लगा रखा है बिजनेस में, वो बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी है। यही कारण है कि हम इसको कैपिटल साइड में दिखाते हैं। यही कारण है, आपको और इंटरेस्टिंग में कुछ फैक्ट्स बताता हूं, यही कारण है आपने देखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अगर प्रॉफिट होता है तो हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। अगर प्रॉफिट होता है तो मतलब प्रॉफिट का जो बैलेंस होता है, आप याद करें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट होता है उसको हम अल्टीमेटली कहां ले जाते हैं, बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। क्यों प्रॉफिट को क्यों दिखाते हैं लायबिलिटीज में, क्योंकि प्रॉफिट पे हक किसका है, ओनर का है, ये तो हम जानते हैं। और ओनर क्या है, सेपरेट एंटिटी है। तो जब तक ओनर को ये पेमेंट नहीं कर दी जाएगी पैसे की, इस प्रॉफिट की, तब तक ये प्रॉफिट बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि ये पैसा ओनर का है। ठीक वही कारण है कि हम P&L में जब कभी लॉस होता है तो हम लॉस को बिजनेस के लिए एसेट साइड में दिखाते हैं। कारण क्या है, क्योंकि लॉस का मतलब क्या है, अगर संस्था में लॉस हो गया तो जैसे प्रॉफिट किसको मिलता है, ओनर को, ठीक वैसे ही लॉस ओनर से चार्ज करेगा बिजनेस। तो अगर लॉस हो गया तो लॉस का जो अमाउंट है वो बिजनेस कौन बियर करेगा, वो मालिक बियर करेगा। तो बिजनेस को अगर लॉस हो गया तो बिजनेस जब तक उस लॉस को चार्ज नहीं कर लेता है ओनर से, मालिक से, उसकी कैपिटल से घटा नहीं लेता है, तब तक उसको अपने लिए एसेट मानता है, क्योंकि ये पैसा बिजनेस कहता है कि मेरा ये जो लॉस है ये ओनर के पास है, उससे मुझे वसूलना है, तो ये एसेट की तरह दिखता है। नेक्स्ट है टाइम पीरियड प्रिंसिपल। टाइम पीरियड प्रिंसिपल या पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट भी इसको कहते हैं। यह पीरियड ये कहता है कि अकाउंट्स में जो रिपोर्ट तैयार की जाती है, रिपोर्ट का मतलब बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब रिपोर्ट है। रिपोर्ट का मतलब जो भी हम जानकारी देने का तरीका अपनाते हैं वो रिपोर्ट है। तो अकाउंटिंग में जो भी रिपोर्ट तैयार की जाती हैं रिजल्ट से संबंधित, यानी कि प्रॉफिट है, लॉस है, एसेट है, लायबिलिटी है, इन सब की रिपोर्ट हम देते हैं बैलेंस शीट के माध्यम से, इनकम स्टेटमेंट के माध्यम से। तो ये एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए तैयार होनी चाहिए, यानी कि हम 1 महीने के बना लें, 6 महीने के बना लें, 1 साल के बना लें, किसी पर्टिकुलर पीरियड के निश्चित तौर पे बनाने होते हैं। इसी को कहते हैं टाइम पीरियड प्रिंसिपल। सामान्यतया जो अवधि है जो सभी संस्थान अपनाते हैं वो 1 ईयर, यानी कि एक बार में 1 साल के अकाउंट्स बनाए जाते हैं। अब समझेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में। अभी तक हमने अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स को समझा। अब गैप का जो दूसरा पहलू है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। प्रिंसिपल्स जो हैं वो तो जनरल कॉन्सेप्ट हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं, स्टैंडर्ड किसी संस्था के द्वारा, किसी बॉडी के द्वारा देश में, इंटरनेशनल लेवल पे भी किसी इंटरनेशनल संस्था के द्वारा जारी किए जाते हैं, इश्यू किए जाते हैं प्रॉपर स्टडी करने के बाद। इनका मकसद होता है कि जो अकाउंट्स बनते हैं अलग अलग संस्थाओं में, अलग अलग अकाउंटेंट्स के द्वारा बनाए जाते हैं, वो अकाउंटेंट अलग अलग टाइप के तरीके अपना सकते हैं। तो उन अकाउंट्स में जो वो प्रिपेयर करेंगे उनके जो रिजल्ट्स हैं हो सकता है वो कंपेरेबल ना रहे, वो ट्रांसपेरेंट ना रहे, वो महत्वपूर्ण ना रहे। तो उनको ज्यादा रिलायबल बनाने के लिए, ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, कंपेरेबल बनाने के लिए क्या करती हैं, अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ बॉडी, कुछ संस्थाएं नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे कुछ स्टैंडर्ड्स बनाती हैं। अब स्टैंडर्ड का मतलब हो गया कि एक प्रमाप तय करती हैं, एक क्राइटेरिया तय करती हैं कि ये पर्टिकुलर आपको क्राइटेरिया सेटअप करना है, इसका फॉलो करना है। हमने एक क्राइटेरिया बनाया, उसको आप सभी अकाउंटेंट्स फॉलो करोगे। इनको हम कहते हैं स्टैंडर्ड। यानी कि स्टैंडर्ड एक कॉमन पैरामीटर होता है जिनका पालन करना होता है उस एरिया में अकाउंटेंट्स को, जिस एरिया में वो पर्टिकुलर अकाउंटिंग बॉडी काम कर रही है। जैसे भारत की, इंडिया की ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, संपूर्ण भारतवर्ष के लिए इंडिया में जो भी लोग अपनी संस्थाओं के अकाउंट्स तैयार करते हैं उन सब के लिए स्टैंडर्ड बनाने का काम करती है। स्टैंडर्ड बनाती है ताकि एक स्टैंडर्ड रहे सभी के अकाउंट्स में, वो अलग अलग तरीके से ना बने। जब कॉमन तरीके से बनेंगे तो वो ज्यादा रिलायबल होंगे, उनमें तुलना हो सकेगी, वो ज्यादा विश्वसनीय बनेंगे। तो ये इस मकसद को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अभी हम पहले बात करेंगे नेशनल लेवल पे, यानी कि इंडिया में हम जो स्टैंडर्ड बनाते हैं उनके बारे में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है क्या? ये एक कॉमन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स या स्टैंडर्ड्स कहें या प्रोसीजर्स कहें, एक कॉमन सेट होता है, एक सामान्य समूह होता है जिसके आधार पे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग को तैयार करते हैं। ये हमारे संस्था की फाइनेंशियल अकाउंटिंग की पॉलिसी और प्रैक्टिसेस का बेस बनते हैं। इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए जाते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा, ASB जो है वो 1977 में स्थापित किया था ICAI ने। ICAI ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया इसलिए कि आप उन प्रैक्टिसेस को स्टडी करें जिन प्रैक्टिसेस में अकाउंटिंग अलग अलग तरीके अपनाते हैं, यानी कि जिन जगहों पे जरूरत है कि अकाउंटेंट सेम तरीका अपनाएं, तो ऐसे एरियाज को आइडेंटिफाई करने का काम होता है ASB का। इस मकसद से ASB को बनाया गया। ASB एक कमेटी है जो ICAI के अंडर काम करती है। इसमें रिप्रेजेंटेटिव होते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के, कुछ एकेडमिशियंस होते हैं और दूसरे प्रोफेशनल बॉडीज से भी कुछ लोग होते हैं, यानी कि जो इंडस्ट्रीज हैं उनके भी कुछ लोग इसमें रहते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI एक स्टैट्यूटरी बॉडी, एक वैधानिक संस्था है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 के तहत जिसको स्थापित किया गया है। ICAI जो इंस्टीट्यूट है ये फंक्शन करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, यानी कि कंपनी मामलों का मंत्रालय, भारत सरकार के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में। ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जिससे लोग इंडिया में CA करते हैं, वह सेकंड लार्जेस्ट प्रोफेशनल बॉडी है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की वर्ल्ड में। इन्होंने ICAI ने भारत में अब तक जो टोटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू किए हैं उनके बारे में बात करेंगे। टोटल इन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो इशू किए हैं
1 जुलाई 2017 तक की लिस्ट है, हालांकि ये करंट 2020 तक की पूरी लिस्ट है। इन सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे भी कि ये एएस कहता क्या है। जिन लोगों को इसकी पूरी पीडीएफ चाहिए, अभी मैं जितने भी वीडियोस बना रहा हूं या इससे आगे जो बनाऊंगा, पहले पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करा पा रहा था, लेकिन अभी से पीडीएफ प्रोवाइड कराना शुरू किया है। इस वीडियो का आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, इसका जो कंटेंट है इसका पीडीएफ मिल जाएगा। उसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। बस आप ग्रुप करें, क्योंकि बार बार हर एक को व्यक्ति को मैं नहीं भेज पाता, तो एक बार मैं उसमें भेज दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आप इसका टेलीग्राम ग्रुप का मैंने लिंक स्टार्टिंग में फर्स्ट पेज पे दे दिया था, लिख दिया था। इसके अलावा इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को, और वहां से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। खैर, स्टडी करते हैं मैंडेटरी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है आईसीएआई के, उनके बारे में। गैप के बारे में, गैप के अलावा लोगों को आजकल जो आईसीएआई के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, इनके अलावा आईएफआरएस से कन्वर्ज करके जो इंड एएस बना रखे हैं, उनके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो एएस है हमारे, ये महत्वपूर्ण नहीं रहे हैं। इंडिया में जो संस्थाएं इंड एएस का पालन नहीं कर रही हैं, उनको AS1 का पालन अभी भी करना होता है। ये अभी भी महत्वपूर्ण है, इसलिए अभी भी इनकी स्टडी करनी है। AS1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 क्या कहता है? यह है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में। ये जो स्टैंडर्ड है, यह बताता है कि किसी संस्था को, जब वो संस्था अपने अकाउंट्स तैयार करेगी, तो वो इस बात को डिस्क्लोज करेगी कि कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज को वो अपना रही है। AS2 डिस्क्लोज करेगी, मतलब बताएगी कौन सी पॉलिसीज को उसने अपनाया है अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करते समय। दूसरा AS2 है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज के बारे में, यानी कि कोई संस्था अपनी इन्वेंट्री, अपनी स्टॉक का वैल्यू किस प्रकार से करेगी, इससे रिलेटेड है। इससे रिलेटेड जो गाइडलाइन दी गई है वो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज नाम से AS2 में दी गई है। AS3 है कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड। यह कैश फ्लो स्टेटमेंट कोई संस्था किस प्रकार से तैयार करेगी उसके बारे में जानकारी देता है। AS4 कंटिंजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। ऐसा होता है कभी कभी कि बैलेंस शीट की डेट तो समाप्त हो गई, अब बैलेंस शीट की डेट के समाप्त होने के बाद कुछ समय लगता है जब तक वो रिपोर्ट, वो जो अकाउंटिंग रिपोर्ट्स हैं, मतलब हमारी बैलेंस शीट है या P&L है, बैलेंस शीट डेट के बाद भी अभी तक अगर वो फाइनल नहीं हुए हैं, तो कुछ ऐसी कंटिंजेंसीज हो सकती हैं, कुछ ऐसी इवेंट्स हो सकते हैं कि जिनका इम्पैक्ट इन पर पड़ता है। उनको कैसे डील करना है और उनका ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है, इसके बारे में जानकारी दी है AS4 में। AS5 हमको बताता है नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड आइटम्स इन चेंजेज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। यह डील करता है उन सिचुएशंस के साथ कि आप किसी ऑर्डिनरी एक्टिविटीज से जो प्रॉफिट या लॉस हुए हैं, या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, या अगर कोई पीरियड आइटम है, यानी कि जो पर्टिकुलर हमारा पीरियड है अकाउंट्स प्रिपेयर करने का, उससे पहले के कोई आइटम्स हैं इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L, तो उनको किस तरीके से दिखाया जा सकता है। जैसे मान लो करंट ईयर का हम P&L बना रहे हैं, अब कोई आइटम ऐसा है जिसका इंपैक्ट करंट ईयर में पड़ा है, लेकिन वो आइटम इस करंट ईयर से पहले का था, तो उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है, इनके बारे में जानकारी देता है, गाइडलाइन देता है AS5। AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स से रिलेटेड AS7 हमको जानकारी देता है कि ऐसी संस्थाएं जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में लगी हुई हैं, वो जब अपने स्टेटमेंट बनाएंगी तो किस तरीके से वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगी। जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये दिए गए हैं, इनका मकसद ये है कि जो डिफरेंट टाइप की संस्थाएं अलग अलग जब वो किसी खास टाइप के अकाउंट्स बनाती हैं, तो वो सब एक तरीके से बनाएं, उनमें समरूपता रहे, इसलिए ये जारी किए गए हैं। AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड, ये हमें उस सिचुएशन को डील करना बताता है कि जब हम स्टेटमेंट ऑफ P&L में किस तरीके से रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे, मतलब किसी ट्रांजैक्शन में कब रेवेन्यू माना जाएगा, कब उसको खर्चा या इनकम माना जाएगा, क्या डिलीवरी पे, क्या कैश पेमेंट पे, या अकर होने पे मान लिया जाएगा, ये इसके बारे में हमें जानकारी देता है, गाइडलाइन देता है। AS10 प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट
इनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में बताता है। AS 11 इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, यह बताता है कि जो फॉरेन करेंसी है, विदेशी मुद्रा है, उसमें, और ये खासतौर पर ऐसे बिजनेस जिनके इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होते हैं, तो फॉरेन करेंसी के जो रेट है वो गिरते या घटते या बढ़ते रहते हैं, तो उनको किस तरीके से ट्रीट करना है इसके बारे में गाइड करता है। AS 12 गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में गाइड करता है। कुछ संस्थाओं को सरकार की तरफ से कुछ ग्रांट्स, कुछ सब्सिडी, कुछ रियायत, कुछ राहत मिलती है, तो उनको अकाउंट्स में किस तरीके से दिखाना है इसके बारे में गाइड करता है AS 12। AS 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, यह बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर किसी एंटरप्राइज ने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं तो उनको किस तरीके से डिस्क्लोज करना है, किस तरीके से उनको दिखाया जाना है। नेक्स्ट है AS 14 अकाउंटिंग फॉर एमलमेशंस। दरअसल AS 8 इसमें नहीं था लिस्ट में, मैं बताना भूल गया था उस समय पे अभी याद आया। AS 8 नहीं था इसमें क्योंकि जो AS 8 है वो डिसकंटिन्यू हो चुका है। AS 8 बाद में अभी जो आएगा AS 26 हम पढ़ेंगे वो उसमें समाहित हो गया है, इसलिए AS 8 अब अस्तित्व में नहीं है, इसलिए वो वहां पे लिस्ट में भी नहीं था। AS 14 अकाउंटिंग फॉर एमलमेशन। एमलमेशन का मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा कंपनी आपस में मिल जाती हैं किसी भी तरीके से। उसके दो तरीके हो सकते हैं खासतौर पे, या तो जब दो फर्म है दोनों मिलकर के एक तीसरी फर्म बना ले, या होता है कि एक फर्म किसी दूसरी फर्म को खरीद ले। दोनों ही केस एमलमेशन में आते हैं। इंडिया में AS 14 के तहत हम उनको स्टडी करते हैं। AS 14 हमको गाइड करना है कि किस तरीके से अकाउंटिंग करनी है, ट्रीटमेंट कैसे करना है गुडविल का या रिजर्व का या बाकी एसेट को कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे अकाउंट्स तैयार करने हैं एमलमेशन के केस में। AS 15 एम्प्लॉय बेनिफिट्स के बारे में बात करता है, मतलब जो संस्थाएं अपने एम्प्लॉयज को बेनिफिट देती हैं उन बेनिफिट्स को किस तरीके से अकाउंटिंग में ट्रीट करेंगे और किस तरीके से बुक्स में उनको डिस्क्लोज करेंगे, इनके बारे में जानकारी देता है। AS 16 बोरोइंग कॉस्ट के बारे में जानकारी देता है। बोरोइंग कॉस्ट का मतलब हो गया कि जब कोई संस्था कहीं से बोरो करती है, लोन लेती है, तो उस लोन पे जो खर्च होता है उसका वो बोरोइंग कॉस्ट होती है, तो उस बोरोइंग कॉस्ट को कैसे रिकॉर्ड करना है, बुक्स में कैसे ट्रीट करना है। AS 17 बताता है सेगमेंट रिपोर्टिंग के बारे में। सेगमेंट रिपोर्टिंग का मतलब हो जाता है कि कई संस्था ऐसी होती हैं जिनके कई सेगमेंट होते हैं। सेगमेंट प्रोडक्ट के बेस पे हो सकते हैं कि एक वो मान लो ट्रैक्टर डिवीजन काम करता है, एक उनका कार डिवीजन काम करता है, एक कोई उनका होटल डिवीजन काम करता है। इवन सर्विसेज भी अलग अलग हो सकती हैं, बैंकिंग सर्विसेज देते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं, तो उनके आधार पर अलग अलग सेगमेंट हो गए संस्था के। तो संस्था जब अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी तो अलग अलग सेगमेंट के बारे में किस तरीके से रिपोर्ट करेगी। इसके अलावा ज्योग्राफिकल एरियाज के बारे में, जैसे मान लो रीजन अलग अलग हो सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट रीजन हो गया, मिड रीजन हो गया, मान लो ये नॉर्दर्न रीजन हो गया, साउथर्न रीजन हो गया, तो उनके बारे में किस तरीके से अलग अलग वो सेगमेंट वाइज रिपोर्ट तैयार करेंगे उनके बारे में जानकारी देता है, गाइड करता है। AS 18 बताता है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, मतलब अगर किसी संस्था में किसी रिलेटेड पार्टी का कोई ट्रांजैक्शन है, उसके साथ किसी संस्था का अपनी रिलेटेड पार्टी के साथ कोई ट्रांजैक्शन है, तो उसको अकाउंट्स में किस तरीके से डिस्क्लोज करना है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसके बारे में जानकारी देता है। रिलेटेड पार्टीज का मतलब होता है कि जैसे किसी कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं जो उस कंपनी को प्रभावित करते हैं अपनी बातों से, तो ऐसे डायरेक्टर्स का क्या हित है संस्था के साथ, उसके बारे में जानकारी देनी होगी। AS 19 लीज के बारे में बात करता है। लीज का मतलब होता है कि जब कोई संस्था कोई फिक्स्ड एसेट लीज पर यानी कि पट्टे पर लेती है या देती है, तो उनके लिए अकाउंटिंग किस तरीके से करनी, ये प्रेस्क्राइब करता है कि लेसी और लेसर किस तरीके से अकाउंटिंग पॉलिसीज को अपनाएंगे लीज के केस में। लीज जनरली दो तरह की हो सकती है, फाइनेंस लीज हो सकती है, ऑपरेटिंग लीज हो सकती है। ऑपरेटिंग लीज ज्यादातर प्रचलित होती है। ऑपरेटिंग लीज होती है जब कोई फिक्स्ड एसेट नॉर्मली किराए पे ले लें, कोई बिल्डिंग किराए पे ले लें कुछ समय के लिए, कोई मशीन किराए पे ले लेना। फाइनेंशियल लीज होती है आमतौर पे ऐसी होती है कि जिसमें जो एसेट है जो व्यक्ति लीज पर लेता है एक्चुअल में वो केवल फाइनेंस के मकसद से लीज होता है, अदरवाइज एसेट हमेशा उसी के पास रहनी है, तो ये फाइनेंशियल लीज होता है। तो लीज में लेसी और लेसर, लेसी जिसने लीज पे लिया, लेसर जिसने लीज पे दिया है, दोनों अपने अकाउंट्स में किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे इसके बारे में डिटेल गाइडलाइन देता है AS 19। AS 20 बताता है अर्निंग पर शेयर के बारे में कि अर्निंग पर शेयर किस तरीके से कैलकुलेट करनी है और अकाउंट्स में किस तरीके से उसको प्रेजेंट करना है। अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है
कि जो अवेलेबल प्रॉफिट्स होते हैं शेयर होल्डर्स के लिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, उनको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर से डिवाइड करते हैं तो हमको ये पता चल जाता है कि पर शेयर कितनी अर्निंग है। AS21 बताता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, यानी कि ये वो प्रिंसिपल्स और प्रोसीजर्स को बताता है जिनके तरीके से हम प्रिपेयर करेंगे या प्रेजेंट करेंगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं कि जो पेरेंट कंपनीज होती हैं वो अपनी सब्सिडरी कंपनीज के अकाउंट्स को भी अपनी पेरेंट कंपनी के अकाउंट्स के साथ मिला करके बनाती हैं, इसको कहते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। AS22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। AS22 हमें बताता है कि जो इनकम होती है किसी संस्था की उस पर टैक्स की अकाउंटिंग किस तरीके से की जाएगी। दरअसल दो तरीके की इनकम होती है एक संस्था की। टैक्सेशन के पर्पज से तो वो टैक्सेशन के रूल के मुताबिक जो प्रॉफिट निकालते हैं जिनको कहते हैं टैक्सेबल प्रॉफिट। तो टैक्सेबल प्रॉफिट निकालने हैं और अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालने हैं। अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालती है कोई संस्था अकाउंटिंग के रूल से, जिनको हम P&L अकाउंट बना करके जानते हैं। टैक्सेबल प्रॉफिट होते हैं वह प्रॉफिट जिन पे टैक्स लगेगा, और इनको हम इनकम टैक्स एक्ट के जो रूल हैं उनके माध्यम से निकालते हैं। इन दोनों प्रॉफिट्स में कभी कभी अंतर आ जाता है कि किसी एसेट को एसेट मानना है, खर्चा मानना है, कितने दिन के लिए खर्चा मानना है, वैल्यूएशन कैसे करनी है, इन वजहों से इनमें अंतर आ जाते हैं। तो उनको किस तरीके से डील करना है बुक्स में, इसके बारे में गाइड करता है AS22। AS23 बताता है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। अगर कोई संस्था अपने किसी एसोसिएट में इन्वेस्ट करती है फंड तो उसको किस तरीके से दिखाया जाएगा, इसके बारे में बताता है हमें AS23। AS24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस में AS24 बताता है कि अगर कोई संस्था अपनी कुछ ऑपरेशंस को डिसकंटिन्यू करने वाली है, डिसकंटिन्यू करने वाली यानी कि प्रोसेस शुरू हो गई है कि उस एक्टिविटी को हम धीरे धीरे बंद कर देंगे, तो उनके लिए डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस को किस तरीके से दिखाया जाएगा यह हमें बताता है AS24। नेक्स्ट है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड AS25 हमको प्रेस्क्राइब करता है, बताता है कि इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट अगर बनानी पड़ जाए। देखिए एक तो होती है एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट जो होती है उनको फाइनल रिपोर्ट भी कहते हैं, वो साल के लास्ट में बनती हैं। जब समय समाप्त हो जाता है तो हम जो P&L और बैलेंस शीट या कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं उन सबको हम बोलते हैं एनुअल रिपोर्ट्स। लेकिन इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट का मतलब होता है अगर हम अवधि से पहले यानी कि एक साल से पहले मिड में किसी कारण से हम बीच में ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने लग जाए तो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कहते हैं। तो उनमें क्या क्या कंटेंट उनका होना चाहिए इस बारे में बताता है AS25। AS26 हमें बताता है इंटेंजिबल एसेट्स के रिगार्डिंग कि अगर इंटेंजिबल एसेट्स हैं, गुडविल है, ट्रेडमार्क है या कॉपीराइट है, उनको किस तरीके से हम अकाउंटिंग में ट्रीट करेंगे। AS27 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर, यानी कि अगर कोई जॉइंट वेंचर्स हैं, जॉइंट वेंचर होता है जब दो कंपनी मिलकर के कोई तीसरा वेंचर शुरू कर देती हैं कुछ समय के लिए, तो उसको जॉइंट वेंचर कहते हैं। अब उन जॉइंट वेंचर में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग किस तरीके से की जाएगी इसके बारे में गाइड करता है AS27। AS28 बताता है इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट के बारे में। इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट का मतलब होता है किसी एसेट का इम्पेयर होना, उस एसेट की कीमतों में कमी आना, उसमें क्षय होना। AS29 बताता है प्रोविजंस, कंटिंजेंट लायबिलिटी और कंटिंजेंट एसेट्स के बारे में, यानी कि प्रोविजंस को कब बनाना है, क्या क्राइटेरिया होगा, कंटिंजेंट लायबिलिटी कब माना जाएगा, कंटिंजेंट एसेट कब माना जाएगा और उसको कहां पे शो किया जाएगा, दिखाया जाएगा। टोटल AS29 तक। AS30, AS31 और AS32 ये रिलेटेड थे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के रिकॉग्निशन और मेजरमेंट से रिलेटेड AS30, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के प्रेजेंटेशन से रिलेटेड 31 और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के डिस्क्लोजर से रिलेटेड 32। इनको 15 नवंबर 2016 से विड्रॉ कर लिया है ICAI ने, मतलब ये अब नहीं है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड बनाए गए थे ये स्टैंडर्ड, लेकिन वर्तमान में ये लागू नहीं है, विड्रॉ इनको किया जा चुका है, हटाया जा चुका है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है ऐसे इंस्ट्रूमेंट, ऐसे तरीके जिनके माध्यम से बोरोवर फंड बोरो कर सकते हैं, इन्वेस्टर फंड इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को, ऐसे टूल्स को, ऐसी सिक्योरिटीज को बोला जाता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। अभी हमने पढ़ा
जो नेशनल लेवल पे स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं अकाउंटिंग के उनके बारे में। ठीक इसी तरीके से चूंकि ग्लोबलाइजेशन के केस में आज की डेट में जो बहुत सारी कंपनीज हैं वो मल्टीनेशनल्स हैं, एक से ज़्यादा देशों में काम करती हैं। कई दफ़े बहुत सारी संस्थाएं एक से ज़्यादा देशों में केवल व्यवसाय ही नहीं करती, बिजनेस ही नहीं करती, बल्कि एक से ज़्यादा देशों से कैपिटल भी जुटाती हैं। जैसे कोई इंडियन कंपनी इंडिया से भी कैपिटल जुटाती है और अमेरिका से भी जाकर के एडीआर बेच देती है, या वर्ल्ड के दूसरे देशों में जाकर के जीडीआर इशू कर देती है। तो अलग अलग देशों से पूंजी जुटाती है। जहां जहां से भी हम पूंजी जुटाएंगे वहां वहां हमें अपनी संस्था के अकाउंट्स प्रेजेंट करने पड़ेंगे, दिखाने पड़ेंगे। तो अकाउंट्स जो तैयार किए जाते हैं, हर देश के अपने अपने गैप्स हैं। अभी हम पढ़ रहे थे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल हर कंट्री में अलग हो सकते हैं वहां के कॉन्सेप्ट कन्वेंशंस के मुताबिक। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे आजकल संस्थाएं काम कर रही हैं तो उनको दो तरीके से अकाउंट्स बनाने पड़ जाते हैं कि एक तो जिस देश में वो व्यवसाय कर रही हैं, जहां पे व्यवसाय कर रही हैं, दूसरे जिस देश में उनका लेन देन होता है या जहां पे उन्हें अपने अकाउंट्स दिखाने पड़ सकते हैं, अपने होम कंट्री में और होस्ट कंट्रीज में उनको दिखाने पड़ सकते हैं। तो अब उनके लिए मुश्किल हो जाता है कि अलग अलग तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना। इसलिए सभी संस्थाएं चाहती हैं कि उनका एक जैसा इंटरनेशनल लेवल पे एक जैसे इंटरनेशनल लेवल पे एक तरीके से उनके स्टेटमेंट बन जाएं, ताकि उनको बार बार नहीं बनाने पड़े। इससे उनकी कॉस्ट कम आएगी। दूसरी बात, जब संस्था एक ही तरीके के स्टेटमेंट अलग अलग देशों में बनाएगी तो उनकी रिलायबिलिटी भी बढ़ जाती है, विश्वसनीयता भी बढ़ जाती है। इस संदर्भ में इंटरनेशनल लेवल पर प्रयास हुए सर्वप्रथम, उसी को देख करके हमारे यहाँ भी जो एएसबी बना था 1977 में, वो बना था इंटरनेशनल लेवल पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बन रहे थे उनको देख करके। इसके बारे में सबसे पहले जो महत्वपूर्ण चीज है वो है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी IASC, जो कि अब नहीं है, अब इसकी जगह दूसरी संस्था बन गई है। IASC इस्टेब्लिश हुई थी जून 1973 में, जिसका मकसद था इंटरनेशनल लेवल के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तैयार करना। ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तैयार करती थी उनको कहा जाता था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी कि IAS। 2001 में IASC की जगह IASB इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बना दिया गया, यानी कि यह IASC संस्था जो 1973 में बनी थी, यह 2001 में समाप्त होकर के इसकी जगह नई संस्था बन गई IASB। IASB ने अपनी फर्स्ट मीटिंग में यह तय कर लिया कि जितने भी IAS पहले बन चुके हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उनको वो मानेगी। इसके अलावा वो कंटिन्यू रखेगी अपना जो काम, और नए जो स्टैंडर्ड अब ये संस्था बनाएगी, यानी कि IASB अब जब नए जो स्टैंडर्ड बनाएगी उनको कहा जाएगा IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पे 2 पॉइंट याद रखें कि पहले इंटरनेशनल लेवल की जो संस्था थी 73 में वो थी IASC, ये जो स्टैंडर्ड बनाती थी उनको कहा जाता था IAS। अभी जो नई संस्था बन गई है 2001 में वो है IASB, और यह जो स्टैंडर्ड बनाती है उनको कहा जाता है IFRS। अभी इंटरनेशनल लेवल पे जो स्टैंडर्ड मौजूद हैं उनमें IFRS जो नए हैं वो तो हैं ही, साथ ही साथ जो IAS वो भी मौजूद हैं, वो भी वर्तमान में प्रचलित हैं। अगर किसी पर्टिकुलर जिस पे एक IAS बना हुआ था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसी टॉपिक पर, अगर उस पे IFRS बन जाएगा तो वो IAS समाप्त समझा जाएगा। हम एग्जिस्टिंग लिस्ट देखेंगे IFRS की पूरी। यहाँ पे जब एग्जिस्टिंग लिस्ट IFRS की बात होगी तो इसका मतलब पुराने IAS जो अभी भी मौजूद हैं वो भी, प्लस IFRS भी। इसके अलावा SIC भी होते हैं, उनको यहाँ पे नहीं रखा गया है क्योंकि ज्यादातर PGT के एग्जाम्स में यह नहीं आते हैं, इसलिए इनको हमने हटा दिया है। बहुत ज्यादा मटेरियल हो जाता था, जो महत्वपूर्ण मटेरियल है उसको रखा है। सबसे पहले IFRS 1 फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ IFRS से रिलेटेड गाइडलाइन देता है। IFRS 2 शेयर बेस्ड पेमेंट के बारे में बात करता है। IFRS 3 बिजनेस कॉम्बिनेशंस के बारे में बात करता है। IFRS 4 इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। IFRS 5 नॉन करंट एसेट जो सेल के मकसद से रखी हो या डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस के बारे में बताता है।
IFRS 6 एक्सप्लोरेशन फॉर या एवेल्यूएशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज के एक्सप्लोरेशन और एवेल्यूएशन के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में बात करता है। याद रखें यह बात कि IFRS जितने भी हैं, क्योंकि ये अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड हैं, तो ये सब अकाउंटिंग के ट्रीटमेंट के बारे में ही बात करते हैं। IFRS 7 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के डिस्क्लोजर के बारे में बताता है। IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स के बारे में बताता है। IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताता है। IFRS 10 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में गाइड करता है। IFRS 11 जॉइंट अरेंजमेंट के बारे में गाइड करता है। IFRS 12 डिस्क्लोजर करता है। इंटरेस्ट इन अदर एंटिटीज में डिस्क्लोज कैसे करना है अगर कोई इंटरेस्ट है दूसरी संस्था में, उसके बारे में बताता है। IFRS 13 फेयर वैल्यू मेजरमेंट के बारे में बात करता है। IFRS 14 रेगुलेटरी डेफरल अकाउंट्स के बारे में बताता है। IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर के बारे में ट्रीटमेंट बताता है। IFRS 16 लीज के बारे में बताता है। IFRS 17 इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बताता है। इसके अलावा जो वर्तमान में प्रचलित IAS हैं उनमें IAS 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, IAS 2 इन्वेंट्रीज, इसके अलावा 2 से 6 तक अब समाप्त हैं। IAS 7 बताता है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के बारे में। 8 बताता है अकाउंटिंग पॉलिसीज या चेंजेज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड एरर्स के बारे में। IAS 10 इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड के बारे में। IAS 11 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। IAS 12 इनकम टैक्सेस के बारे में। IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के बारे में। IAS 17 लीजेस के बारे में। IAS 18 रेवेन्यू के बारे में। IAS 19 एम्प्लॉय बेनिफिट्स। IAS 20 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट एंड डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस के बारे में। IAS 21 इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। IAS 23 बोरिंग कॉस्ट के बारे में। IAS 24 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स। IAS 26 अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग बाय रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान्स। IAS 27 सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। IAS 28 इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएशन जॉइंट वेंचर्स। IAS 29 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमीज। IAS 32 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के प्रेजेंटेशन के बारे में। IAS 33 अर्निंग पर शेयर के बारे में। IAS 34 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में। IAS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट के बारे में। IAS 37 प्रोविजंस कंटेंजेंट लायबिलिटीज और कंटेंजेंट एसेट के बारे में। IAS 38 इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में। IAS 39 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के रिकॉग्निशन और मेजरमेंट्स के बारे में। IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बारे में। और IAS 41 एग्रीकल्चर के बारे में। अब बात आती है इंड AS के बारे में। तो देखिए इंड AS क्या है। पहले हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड्स पढ़ते समय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS जो इंडिया में ICAI ने बनाए हैं और इंडियन कंपनीज उनको फॉलो करती हैं या इंडिया की संस्थाएं। फिर हमने पढ़ा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में IAS के बारे में जो IASC बनाती है। साथ ही साथ IAS भी जो बनाती है IFRS। ये अब दोनों मिलाकर के इंटरनेशनल लेवल पे प्रचलित है। अब इंडिया के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे, क्योंकि भारत में भी बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो विदेशों में जाकर के दूसरी कंपनियों को खरीद रही हैं, इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही हैं। इवन बहुत सारी भारतीय कंपनी दूसरे देशों से जाकर के पूंजी भी जुटाती हैं, कैपिटल रेज करती हैं। तो इसलिए वो भी अपने अकाउंट्स को इस तरीके से तैयार करना चाहती हैं ताकि इंटरनेशनल लेवल पे उनके अकाउंट्स मान्य हों। इसके लिए भारत में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे AS और IAS जो इंटरनेशनल लेवल थे IAS और IFRS, भारत ने क्या काम किया कि हम IAS और IFRS से कन्वर्ज अपने AS बनाएंगे। अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IAS और IFRS से कन्वर्ज मतलब उनके जो नियम हैं उनका पालन करते हुए हम अपने इंड AS बनाएंगे। इंड AS क्या है? Indian accounting standards are a set of accounting standard notified under Companies Act 2013 that converge with IFRS। ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में कंपनीज के लिए नोटिफाई किए गए हैं और उनको IFRS कन्वर्ज बनाया गया है।
IFRS कन्वर्ज का मतलब यह है कि जो IFRS के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हमने शामिल किया है अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। इंड AS एप्लीकेबल हैं कंपनीज को, उन कंपनीज को जो लिस्टेड हैं स्टॉक एक्सचेंज पे इंडिया में और उनकी नेट वर्थ 250 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है और उनकी जो होल्डिंग्स हैं सब्सिडरी, एसोसिएट, ज्वाइंट वेंचर कंपनीज, उनको भी इनका पालन करना पड़ेगा। तो ये संस्थाएं जो लिस्टेड हैं स्टॉक एक्सचेंज पे या जिनका टर्नओवर 250 करोड़ रुपए से ज्यादा है या उनके होल्डिंग सब्सिडरी, एसोसिएट या ज्वाइंट वेंचर जो कंपनीज हैं उनको ये इंड AS का पालन करना होगा। बाकी जो संस्थाएं हैं वो AS जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनका पालन करती रहेंगी। इंड AS के नाम और नंबर ठीक उसी तरीके से दिए हैं जिस तरीके से IFRS के जो नाम और नंबर हैं। अभी हम देखेंगे सेम वही नंबरिंग को, वही नेम को यूज किया है इंड AS में। अंडरलाइंग एजम्पशंस जो हैं इंड AS में वो हैं गोइंग कंसर्न एजम्पशन और एक्रूअल एजम्पशन, यानी कि जो हमारे इंड AS हैं वो इन मान्यताओं पे आधारित हैं, गोइंग कंसर्न एजम्पशन पे और एक्रूअल एजम्पशन पे। अब ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यानी कि इंड AS 1 अप्रैल 2020 तक की ये अपडेटेड लिस्ट है। इसमें आप देखेंगे कि जो 101, 102 इंड AS ये IFRS जो IASB ने IFRS बनाए हैं ये उनका नेम और उनका नंबर है। 101 इन्होंने यूज कर लिया है वहां पे। इंड AS 101, 102, 103, 104 ये वही नाम है इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा। 106 से पूरे 116 तक और इसके बाद जो IAS थे उनका जो नंबर 1, 2, 7 से है वो इंड AS 1, 2, 7 और वही नेम, पूरी की पूरी वही लिस्ट है। आप इसको PDF में डाउनलोड कर सकते हैं या पॉज करके यहां से नोट कर सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। अब कुछ MCQs प्रैक्टिस के लिए हम करेंगे। आज प्रैक्टिस के लिए कुछ MCQs जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। गैप इज द एक्रोनिम फॉर, तो इसको सभी बता ही सकते हैं आसानी से। एक्रोनिम है ये जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का। नेक्स्ट है एज पर AS3 कैश फ्लो कैन बी क्लासिफाइड इनटू, इसको भी देखें और चेक करें। तो इसका जो सही जवाब है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम डील करता है किसके साथ, इनमें से सही ऑप्शन देखें। इनमें से सही ऑप्शन है ऑप्शन ए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22। नेक्स्ट है द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 AS20 किसके बारे में है, इसमें से ट्राई करें सही जवाब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अर्निंग पर शेयर। नेक्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 इज रिलेटेड विद, किससे रिलेटेड है AS14, तो AS14 रिलेटेड है ऑप्शन ए एमलमेशन से। नेक्स्ट है इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपेयर्ड ऑन द गाइडलाइंस ऑफ AS3 की गाइडलाइंस पे कौन सा स्टेटमेंट तैयार होता है, तो गिवन ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी कैश फ्लो स्टेटमेंट। नेक्स्ट इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपेयर्ड ऑन द गाइडलाइंस ऑफ AS3 के गाइडलाइंस पे कौन सा तैयार किया जाता है, तो गिवन ऑप्शन, ये फिर सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया वही कैश फ्लो स्टेटमेंट। नेक्स्ट है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, गिवन ऑप्शंस में से पढ़ें ट्राई करें। तो इनमें से जो ऑब्जेक्टिव है इसका मकसद है वो है ऑप्शन सी टू हार्मोनाइज द डाइवर्सिफाइड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, अलग अलग जो अकाउंटिंग प्रैक्टिस यूज होती हैं उनमें हार्मोनाइज यानी कि सामंजस्य बिठाना। नेक्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 इज मीन्ड फॉर, AS6 रिलेटेड है किससे, तो सही का ट्राई करें। इसमें से सही ऑप्शन है ऑप्शन सी डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी शुड बी शोन सेपरेटली इन कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एज पर AS3, ये फिर से आ गया इसी टाइप का एक क्वेश्चन है। तो इसमें से आप ऑप्शंस का चुनाव कर लें, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग। पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी दिखाते हैं 1 नंबर पे, फिर 2 नंबर पे इन्वेस्टिंग दिखाते हैं और 3 नंबर पे फिर फाइनेंसिंग दिखाते हैं। तो ये तीनों ही इसमें आएंगी, इसलिए इसका सही कोड हो जाएगा ऑप्शन सी BCD।
और आज का लास्ट क्वेश्चन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, यानी कि ASB इस्टेब्लिश हुआ था किस ईयर में? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी 1977 में। तो ये था आज का वीडियो। कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। ये पूरा PGT कॉमर्स का कोर्स कॉम्प्रिहेंसिव रूप में आपको मिल जाएगा। लास्ट तक सारे वीडियोस तक आपका पूरा जो जितना भी इसका सिलेबस है, चाहे वो नवोदय का चाहे KV का, कंबाइन रूप में सारा सिलेबस आपका हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।